हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने पहले वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन देख लिया था कि किस तरीके से प्रोसीजर चलेगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब उसी चीज़ को आगे की ओर, दैट मीन्स अब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे इस लेक्चर के अबाउट। मतलब इस लेक्चर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर की शुरुआत करेंगे, क्योंकि पहले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जितने भी बेसिक्स हो सकते थे वो सब समझे थे, क्या कारण क्या है, हिन तिन लमटिन सब सीख लिया था। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट में ये समझा था कि एक्चुअल में जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन की कई सारे इवेंट होते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन एक बार में कंप्लीट नहीं होता है ना। तो हम लोगों ने कई सारे इवेंट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इवेंट। सबसे पहले क्या पढ़ा था कि भैया ये जो रिप्रोडक्शन होगा उसमें कई सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट आएंगे। और रिप्रोडक्टिव इवेंट स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे स्टार्टिंग इवेंट है रिप्रोडक्शन का, वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मतलब कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहला काम तो यही होगा कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गैमेट। ठीक है, बिना गैमेट के मिले हुए रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा ही नहीं। तो सबसे पहले प्रोसीजर में गैमेट बनेगा। दूसरे प्रोसीजर में क्या होगा? इंसेमिनेशन। अब बना तो बनने के बाद मिलने वाला प्रोसीजर होगा। ठीक है ना, तो इंसेमिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो गैमेट बने हैं, जैसे मेल गैमेट अलग होगा, फीमेल गैमेट अलग होगा, फिर ये दोनों मिलेंगे, क्योंकि अभी तो बने हैं, बनने के बाद ये दोनों अलग अलग है ना, एक तो है नहीं, तो दोनों मिलेंगे। तो मिलने वाला प्रोसीजर इंसेमिनेशन कहलाता है। और तीसरे नंबर पे जब ये मिल जाता है तो मिलने के बाद प्रोसीजर जो फॉलो होता है या जो स्टेप आता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। अब अगर फर्टिलाइजेशन मतलब वो दोनों मिले तो मिलने के बाद जो क्रिया स्टार्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। यानी मिलने के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होती है उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और मेनली आप सभी लोगों को पता है कि अगर मान लीजिए कि एक स्पर्म सेल है और एक ओवम सेल है, ये दोनों आके क्या हो गए? मिल गए। तो मिलने के बाद ये क्या करते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो जाइगोट का बनना ये कब हो पाएगा पॉसिबल? जब फर्टिलाइजेशन होगा। दैट मीन जब ये दोनों के दोनों मिलेंगे। ठीक है ना, आई बात समझ में? इंसेमिनेशन का तो मतलब ट्रांसफर होता है। दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा होता है। कौन? गैमेट सेल। मेनली आप सबको पता है कि जो स्पर्म सेल होता है वो मोटाइल होता है, और क्या बोलते हैं, जो ओवम सेल या एग सेल होता है वो क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। तो वो तो एक जगह पे रहता है। तो इस स्पर्म सेल को क्या होना पड़ता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो जाने वाली जो प्रोसीजर उसी को इंसेमिनेशन कहते हैं। मिलता है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्लियर है? अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब जाइगोट बन गया। अब जब जाइगोट बन गया तो फिर ये जाइगोट फिर क्या बनाएगा? तब ये बनाएगा ब्लास्टोसाइट, या सॉरी ब्लास्टोसिस्ट, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो अगले केस में क्या हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, है ना। ब्लास्टोसिस्ट यानी जो जाइगोट है वो क्या करेगा? बहुत सारे सेल डिवीजन करके बहुत मल्टीपल लेयर बनाएगा। मल्टीपल लेयर कह रहा हूँ, मतलब मल्टीपल सेल बनाएगा। वो मल्टीपल सेल मिलके क्या करेंगे? 3 लेयर का निर्माण करेंगे, है ना। 3 लेयर कौन कौन सी? सबसे बाहरी लेयर क्या कहलाएगी? एक्टो, फिर उसके बाद मीजो, फिर एंडो। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से पूरे के पूरे जाइगोट 3 लेयर का निर्माण करते हैं। उन तीनों लेयरों को मिला के हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट बनता है। फिर यही ब्लास्टोसिस्ट आगे जाके, मतलब ये ब्लास्टोसिस्ट अब क्या करेगा? अब पूरे शरीर का निर्माण करना स्टार्ट करेगा। तो मेनली सबसे पहला चीज़ तो ये होता है कि ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ जाएगा? यूट्रस के अंदर। ठीक है ना, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है यूट्रस। तो ये ब्लास्टोसिस्ट चूंकि अब चाहता है कि एक शरीर बनाना, अभी तक तो ये जो स्पर्म और ओवम थे मिलके जाइगोट बनाया, और ये जाइगोट क्या किया है कि एक बड़ा फॉर्म बनाया है अपना। जाइगोट बड़े फॉर्मेट में हो गया जहाँ से शरीर का निर्माण होगा, और उसी को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कह रहे हैं। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा? जाके यूट्रस से कनेक्ट होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन में क्या होगा कि ब्लास्टोसिस्ट कनेक्ट हो जाएगा यूट्रस से। यूट्रस से कनेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको एक नया जीव बनाना है। उसके लिए उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए। और न्यूट्रिएंट उसको कहाँ से मिल रहा होगा? यूट्रस से। अब इम्प्लांटेशन हो गया तो उसके बाद क्या होगा? 9 महीने तक वो क्या होगा? वहाँ पे मेच्योर होगा। दैट मीन्स बॉडी के जो ऑर्गन है वो रिक्रिएट हो रहे होंगे। क्रिएट हो रहे होंगे। ठीक है, तो उस प्रोसीजर को हम लोग गैसेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, या जीस्टेशन बोल सकते हैं। ठीक है, ये 9 महीने के लिए होता है, 9 मंथ। ठीक है, और 9 महीने बाद फिर क्या होगा? 9 महीने बाद फिर क्या होगा कि बच्चे की
डिलीवरी होगी, दैट मीन्स बच्चा बाहर आएगा, यानी बच्चा जन्म लेगा, क्योंकि जो नया जीव है वो पैदा हो चुका है, मतलब बन चुका है, तो 9 महीने बाद वो मेच्योर होकर एक नए जीव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसका डिलीवरी, जिसको आप नॉर्मल भाषा में डिलीवरी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, तो पार्चुरेशन होगा, ठीक है ना, यानी बच्चा जन्म लेगा। और पार्चुरेशन के बाद बच्चे का जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है, क्योंकि अब उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। अभी तक तो यहाँ अंदर था तो उसको न्यूट्रिएंट मिल रहा था, माँ के पेट के अंदर जो यूट्रस है वहाँ से मिल जा रहा था, लेकिन जब बाहर आएगा तो फिर उसके लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो डायरेक्ट तुरंत बाहरी चीज़ें नहीं खा सकता, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या चाहिए, दूध की ज़रूरत पड़ती है, दूध की रिक्वायरमेंट होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, क्या छोटे बच्चे माँ का ही दूध पीते हैं, तो मेनली वो जो प्रोसीजर है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन, ठीक है ना, क्लियर है, तो लैक्टेशन बोलते हैं, क्लियर। टोटल 9 इवेंट होते हैं और इन 9 इवेंट में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन कंप्लीट होता है, कि ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा प्रोसीजर इन 9 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। और ये सभी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर देख ली है, समझ ली है, ठीक है। यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ये, और एंड यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मेनली सभी लोगों को लगता होगा कि यहाँ तक कहानी खत्म, लेकिन इसके आगे भी ये कहानी है, ठीक है, क्योंकि ये भी इसी का पोर्शन है, ये भी इसी का पोर्शन है, वो आगे आपको फील आ जाएगा क्यों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इवेंट को, जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस, कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें गैमेटोजेनेसिस की, तो गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप के होंगे। 2 टाइप के क्यों होंगे सर, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही 2 टाइप का होता है, एक मेल और एक फीमेल, तो इसलिए गैमेटोजेनेसिस भी 2 टाइप के होंगे। गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप के, क्योंकि ह्यूमन कितने टाइप के, 2, मेल और फीमेल, तो इसलिए गैमेटोजेनेसिस भी 2 टाइप के। सबसे पहले मेल की बॉडी के अंदर जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब मेल की बॉडी के अंदर गैमेट का बनना, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लियर है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे फीमेल की बॉडी के अंदर जो गैमेट सेल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो oogenesis, क्या बोलते हैं, oogenesis, ठीक है, oogenesis, ठीक है। इसमें क्या होता है, सॉरी, oogenesis, इसमें क्या होगा, फीमेल वाला है, मतलब फीमेल का गैमेट सेल बनेगा, तो मेल का गैमेट सेल बनता है जिस प्रोसेस के थ्रू उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल का गैमेट का फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू उसको हम बोलते हैं उस प्रोसेस को oogenesis। और गैमेट का फॉर्मेशन मतलब गैमेटोजेनेसिस। ह्यूमन 2 प्रकार के, एक मेल और फीमेल, तो मेल के लिए कौन सा प्रोसीजर होगा, मतलब मेल वाले गैमेटोजेनेसिस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानेंगे, और फीमेल वाले गैमेटोजेनेसिस को हम लोग oogenesis के नाम से जानेंगे। दोनों में हो क्या रहा होगा, तो दोनों के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब मैं अगर इस बात को समझूं तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट कब होता है, दैट मीन्स ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्टिंग कब होती है, तो इसकी स्टार्टिंग होती है प्यूबर्टी एज से, स्टार्ट इन प्यूबर्टी एज, ठीक है। और एंड कब होता है, एंड कब होता है, तो ये लाइफ टाइम चलता रहता है, ठीक है। मेल के अंदर स्पर्म का बनना लाइफ टाइम चल रहा होता है, ठीक है, जब तक जान है तब तक बनेगा, ठीक है, आया समझ में। ऐसे oogenesis की बात करें हम लोग तो इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एग सेल, फॉर्मेशन ऑफ एग सेल, ठीक है, या ओवम सेल इसी को बोलते हैं हम लोग, तो ओवम बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये स्टार्ट कब होता है, ध्यान से समझिएगा, ये स्टार्ट कब होता है, तो ये स्टार्ट तभी हो जाता है जब ये पेट में रहते हैं, दैट मीन्स माँ के पेट में जब रहते हैं तो एम्ब्रियोटिकल स्टेज में ही इनके अंदर एग बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो मेच्योर कब होता है, तो जब वो बाहर आते हैं तो कुछ समय बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। इस बात को मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। तो ये स्टार्ट कब होता है, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यूट्रस के अंदर, मैंने जस्ट ऐसे नाम ले लिया यूट्रस, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि यूट्रस में जब ये रहते हैं तभी, ठीक है ना, तभी से हो जाता है, या ये कहूँगा थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एम्ब्रियोटिकल
एम्ब्रियोटिकल स्टेज में ही बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैच्योर बाद में होता है, यानी ये मैच्योरेशन का डेट कब आता है, जब आप जानते होंगे कि जब पीरियड स्टार्ट होता है, तो मेनली जब पीरियड स्टार्ट होता है तब ये मैच्योर हो गए होते हैं। समझ में आ रहा है? तो पीरियड क्या होता है, एक सिंबल होता है कि जो एक्स सेल है वो क्या हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, फर्टिलाइज्ड होने के लिए मेनली। और ख़त्म कब होता है, तो इनका जो ख़त्म करने का एज है मेनली इंड होता है, तो इंड का एज है, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मीनोपॉज। ठीक है, मीनोपॉज में क्या होता है कि एक्स सेल का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादा ये एज मतलब मेनली सबका वेरी करता है, लेकिन 40-50 साल के भीतर ऐसे माना जाता है, 40 से 50, 50 से 60 जैसा भी हो, अब वो डिपेंड करता है, लेकिन मीनोपॉज आ जाता है। दैट मीन्स एक्स सेल का बनना क्या हो जाता है, खत्म, सॉरी एक्स सेल का बनना बंद हो जाता है। और एक्स सेल का बनना मतलब अगर वो बनेगा नहीं, दैट मीन्स वो फर्टिलाइज होना ही नहीं चाहेगा। जब फर्टिलाइज होना नहीं चाहेगा तो पीरियड वहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म। ठीक है, तो फीमेल के अंदर एक स्टेज के बाद जो पीरियड वाली कहानी है वो खत्म हो जाती है, और उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, मीनोपॉज के नाम से जानते हैं। ठीक है, मीनोपॉज कहलाता है। मीनोपॉज में होता क्या है कि एक्स सेल का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, पीरियड भी नहीं आएगा। पीरियड क्या, इट इज अ सिंबल कि एक्स सेल क्या चाहता है, फर्टिलाइज्ड होना चाहता है। क्लियर है? तो ये बात याद रखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, स्टार्ट कब होता है और एंड कब होता है। oogenesis का मतलब क्या होता है, मतलब क्या अर्थ है इसका, एक्स सेल का बनना। स्टार्ट कब होता है, जब एम्ब्रियोटिकल स्टेज में रहता है, और एंड कब होता है, जब मीनोपॉज आ जाता है। तो मीनोपॉज वेरी कर रहा होता है, 40 साल में भी, 50 साल में भी आ जाता है, 60 साल में भी आ जाता है, लेकिन ये 100% श्योर है कि आता है। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, उसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, अब मेनली गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो रहा है, यानी क्या स्टार्ट होने जा रहा है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज़ अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम बना होगा, है ना। मेनली आप सभी लोगों को पता है गैमेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ इट इज अ स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। और रिप्रोडक्शन क्या मेनली ये प्रोसेस है, और हर प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या किया गया, एक सिस्टम डिराइव किया गया है। दैट मीन्स एक्चुअल में मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमको ज़रूरत पड़ेगी ये सभी प्रोसेस कराने के लिए, जितने रिप्रोडक्टिव इवेंट है उनको कराने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम आया ना। और कोई भी सिस्टम हमारे बॉडी का, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो किससे मिलकर बना होता है, ऑर्गन से मिलकर बना होता है। बिना ऑर्गन के तो हमारा सिस्टम बनेगा ही नहीं, है ना, कि नहीं है। क्योंकि आप सबने पढ़ा हुआ कि सबसे पहले क्या आता है, सेल आता है, सेल से फिर टिश्यू आता है, टिश्यू से फिर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से फिर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। तो एक सिस्टम का निर्माण तभी होता है जब ऑर्गन आता है ना। तो वैसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी क्या है, ऑर्गन से मिलकर बना है। तो हम देखते हैं कि जो मेनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इनके जो ऑर्गन होते हैं, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना है, ऑर्गन से। अब ये जो ऑर्गन है वो मेनली दो तरीके के होते हैं। मेनली कितने तरीके के, दो। ठीक है, दो तरीके के होते हैं। पहला जो होता है वो प्राइमरी कहलाता है, ठीक है ना, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा होता है सेकेंडरी। समझ में आ रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या होगा भाई, सीधा मतलब है जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जो मेन काम है वो करना। अब मेन काम के अलावा जो काम है वो जो कर रहा होगा ऑर्गन, वो सेकेंडरी ऑर्गन कहलाएगा। ठीक है, जैसे मेन क्या है, अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे मेन, अगर हम बात करें तो क्या है, सबसे मेन चीज़ क्या है पूरे रिप्रोडक्शन के अंदर, मतलब पूरे रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान सबसे मेन चीज़ क्या है सर, गैमेट, है ना। बिना गैमेट के रिप्रोडक्शन होगा नहीं। तो एक्चुअल में जो गैमेट बना रहा है ऑर्गन, वो हमारा प्राइमरी ऑर्गन हो गया, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी ऑर्गन बोलेंगे। और जो हमारा ये नहीं बना, दैट मीन्स गैमेट नहीं बना रहा, उसके अलावा जो भी काम कर रहा है, मतलब वो काम तो रिप्रोडक्शन के लिए कर रहा है, लेकिन उसके अलावा जो भी वो काम कर रहा है वो सब सेकेंडरी में आएगा। मेन काम मेरा क्या है कि गैमेट के थ्रू हो रहा है, तो वो गैमेट जो बना रहा है ऑर्गन, उसको हम प्राइमरी ऑर्गन बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन कैसे ऑर्गन कहलाएंगे, जो क्या कर रहे होंगे, प्रोड्यूस्ड गैमेट्स, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी ऑर्गन बोलेंगे। या दूसरा प्रोड्यूस्ड हार्मोन्स
रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। या जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, सीधा ये लिख लीजिए। ये प्राइमरी ऑर्गन उनको बोलेंगे जो या तो गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी गैमेट को प्रोड्यूस कर रहा है, या हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए कोई भी आप सिस्टम देखोगे, उस पूरे सिस्टम के अंदर जो क्रियाकलाप है, जो प्रोसेस है, वो एक्चुअल में उन अंगों द्वारा तो कराई जा रही है, लेकिन उन अंगों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है हार्मोन्स का। समझ में आ रहा है? जैसे डाइजेशन हमारा होता है, तो डाइजेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो निभा रहे होते हैं वो एंजाइम और हार्मोन्स होते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर वो एंजाइम और हार्मोन्स ना रहे तो हमारे पेट के अंदर जो खाना जा रहा है वो पचेगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ा रोल जो होता है उनका भी होता है। गैमेट तो फॉर्म होगा तभी चीज़ें चलेंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हार्मोन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? अगर हार्मोन नहीं बनेगा तो ये जो भी प्रोसेस आप करवाना चाहते हो वो होगा ही नहीं। बाकी सब तो केवल और केवल एक जगह है, एक प्लेस होगा। जैसे यूट्रस भी एक प्लेस है जहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओवरी भी एक प्लेस है जहाँ पे क्या होगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बट ये सभी प्रोसेस तभी अकर कर मतलब बेस्ट हो पाएंगे या बेटर हो पाएंगे या सभी कंप्लीट तभी हो पाएंगे जब हार्मोन आएगा। तो हार्मोन बनाने वाले ऑर्गन भी प्राइमरी ऑर्गन कहलाते हैं, ठीक है। और ध्यान देना ये, अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ प्राइमरी ऑर्गन, तो ऐसे आपको फील ना आ जाए कि भाई जो गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो हार्मोन रिलीज करते हैं वही हमारे पूरे बॉडी के अंदर प्राइमरी ऑर्गन कहलाते हैं। मैंने यहाँ पे बात किया रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर के ऑर्गन की, ठीक है, मैं पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए हम इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर के ऑर्गन को एक अलग सिंबल देने के लिए इनके आगे ऐसे बोल देंगे कि सेक्स ऑर्गन है ये, ठीक है, मेनली। अब ध्यान से देखेंगे अगर आप तो इनको हम यहाँ से अलग नाम पे लेके चलेंगे, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो ऐसे ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं या हार्मोन रिलीज करते हैं। ऐसे सेकेंडरी सेक्स हार्मोन कौन होंगे, ऑर्गन होंगे जो इसके अलावा काम कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आप खुद भी लिख सकते हो। जैसे इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। दूसरा डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट मतलब वही चीज़ जो जिसको आप जिस स्टेशन बोले हैं, है ना, जिस स्टेशन बोलोगे तो भी वही बात होगी, डेवलपमेंट। इसके अलावा इंसेमिनेशन हो गया, तो इंसेमिनेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन हो गया, समझ में आ रहा है? तो ये सब प्रोसीजर जिस ऑर्गन के थ्रू हो रहा है वो सभी ऑर्गन हमारे क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाएंगे। जबकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होंगे, जो मेनली गैमेट फॉर्म कर रहे होंगे या हार्मोन का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मेनली अगर हम बात करें, स्पर्मेटोजेनेसिस की, किसकी बात करें, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस किसके अंदर होगा, ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक इवेंट है। कहाँ पे होगा, मेल की बॉडी में होगा। तो इसका मतलब एक बात समझना, क्योंकि यहाँ पे गैमेट के फॉर्मेशन का तरीका अलग अलग है, एक में स्पर्म फॉर्म हो रहा है, एक में ओवम फॉर्म हो रहा है। तो उस अनुसार जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होंगे वो भी अलग अलग होंगे, है ना। यहाँ पे अगर मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ तो वो दो होते हैं। एक तो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि अलग होना पड़ेगा क्योंकि गैमेट अलग अलग है, ठीक है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अगर मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो मैंने जस्ट बताया ना कि किससे मिलकर बना होगा, ऑर्गन से। तो वैसे ही मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो भी दो टाइप के ऑर्गन से मिलकर बना होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, हाँ ना, और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल वाला भी सेम यही काम कर रहा होगा। यहाँ भी दो टाइप के ऑर्गन होंगे, एक होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, किसके, मेल के। देखो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप समझ चुके हैं, ये गैमेटोजेनेसिस होने वाला है। गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट प्रोसेस है, ये दो टाइप का होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। एक में मेल का बनेगा, एक में फीमेल का। अगर हम चाहें भी तो एक साथ दोनों नहीं पढ़ सकते। रीज़न यही समझाने के लिए मैंने पूरा चार्ट बनाया। रीज़न है इनके ऑर्गन्स। मेल के अंदर कोई और ऑर्गन होंगे, मतलब जो ऑर्गन होंगे वो अलग होंगे, और फीमेल के अंदर दूसरा ऑर्गन होगा। दैट मीन्स दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो काम सेम है, लेकिन ऑर्गन के चेंज होने के कारण, क्योंकि उनका मोटिव अलग है, एक का मोटिव स्पर्म बनाना, एक का मोटिव है ओवम बनाना, तो उस अनुसार रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के क्या होंगे, अलग अलग। इसीलिए मैंने पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन के अंदर, वो दो पार्ट में चला जाता है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कारण क्या है, ऑर्गन अलग अलग है
है ना। इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कुछ और है, इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कुछ और है, इसका प्राइमरी सेक्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कुछ और है, इसका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कुछ और है। तो ऑर्गन सेम अलग अलग होने के कारण रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो हम चाह के भी एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना चाहिए, किसी एक को पढ़ना चाहिए, या तो इसको पढ़ो या तो इसको पढ़ो। हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, मेल वाले को। ठीक है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया हो, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, और ऑर्गन दो होंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो अब बात करते हैं कि कौन से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, इससे पहले हम इस पूरे को मिटाएंगे, फिर इसको मेन पे लेके आएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे कहानी को। तो एक बार के लिए पॉज कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दो टाइप में हम डिवाइड करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी। लेकिन मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम उसके डायग्राम को देखें और उसके अनुसार चीज़ों को लेके चलें। ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूंगा, फिर आपको फिर कनेक्ट कराना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा जाएगा। सच बात है, उससे बढ़िया हम डायरेक्ट क्या देख लें, इसका डायग्राम देख लें। तो मेनली सबसे पहला काम तो ये करेंगे डायग्राम के लिए कि स्टार्ट करते हैं हम लोग इसे बनाना, प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप मेरे साथ ही बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, एक काम करिए, पहले बना लेते हैं, फिर वो इसका लेबलिंग करेंगे, दैट मीन्स नाम लिखेंगे। तो इस स्क्रोटम के अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ भी, ठीक, और यहाँ से एक लाइन ऐसे निकलेगी, ऐसे आएगी, एक ट्यूब है समझ लीजिए, ये ट्यूब ऐसे आएगी। ये रैंडमली आप बनाएंगे, आप उससे बड़े चित्रकार हैं आप लोग, हमको पता है, तो आप लोग अपने अनुसार सही तरीके से बना लेंगे, बट मैं एक रैंडम आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, अब मेनली आप जो इस पोर्शन को देख रहे हैं, एक्चुअल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। इस वाले पोर्शन को याद रखिए। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर दो और पाइपें आती हैं। ये दो पाइप जो गई हैं स्क्रोटम से निकल के, एक्चुअल में दो पाइप और ऊपर से आ रही होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, याद रखिएगा। क्या मैंने बोला, ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये दो पाइपें तो जाके मिली है स्क्रोटम से, इसके अलावा दो पाइपें ऊपर से आती हैं। ठीक है, और ये जो पाइप हैं इनके नीचे से निकल रही थी, मतलब सबसे ऊपर वो पाइपें होंगी। ठीक है, कौन सी पाइप होती है, ये वाली। ये एक्चुअल में जो आती है, मेनली अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ यहाँ पे, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये जो दो पाइपें हैं एक्चुअल में कहाँ से आती हैं, तो एक्चुअल में यूरेटर होता है ऊपर, किडनी से होके आती हैं, ध्यान देंगे। ये दोनों की दोनों कहाँ से आती हैं, किडनी से, और ये यूरेटर है। ठीक है, यूरेटर है, और फिर यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाती हैं। समझ में आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। क्लियर है? ये यूरेटर वाली पाइप कहाँ पे आती है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो याद रखिएगा, यूरेटर वाली पाइप है, इसके अंदर क्या आ रहा है, यूरिन आ रहा है। कहाँ से आ रही है, ये किडनी से आ रही है, किडनी से होके आ रही है। ठीक है, भूलिएगा मत, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये एक तो स्क्रोटम वाली पाइप गई है, दूसरी ये यूरिनरी ब्लैडर से आई है यूरेटर वाली पाइप। ठीक है, किडनी से आई है यूरेटर वाली पाइप, इसके अंदर यूरिन आ रहा है। ठीक है, मेनली क्या है कि ये आगे है, ये जो यूरेटर है आगे है, और ये इसके पीछे से आती है। ठीक है, अब जब ये पीछे से आती है तो मेनली एक जगह पे यहाँ पे ऐसे मिलती हैं। अब ये मिल नहीं रही हैं, मेनली ऐसे समझिएगा कि ऐसे आई यहाँ पे, और ये भी इधर से ऐसे आई। ठीक है, बस रैंडम समझिएगा, पीछे दो पाइपें ऑलरेडी हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको दो लोग ऐसे यहाँ पे मिलेंगे जो एक्चुअल में हार्मोन भर के रखे होंगे। ठीक है, मेनली क्या रखे होंगे, हार्मोन्स रखे होंगे। अब ये हार्मोन्स वाले कौन है, तो ये कौन सा यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो पाया जाता है वो पाया जाता है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, और सेमिनल वेसिकल वाली पाइप, मतलब ये वाली पाइप और ये, मतलब जो पाइप आई है, ये दोनों आपस में क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। मतलब इनके कारण अभी क्या हो गई, कनेक्ट हो गई, दोनों कनेक्ट हो गई, ये दोनों, वो पाइप, ये पाइप
किसके साथ कनेक्ट हो गई, सेमिनल वेसिकल के साथ। ये जो आई है पाइप, अच्छा इस पाइप का नाम यहीं पे लिख लो ना, वास डिफरेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको वास डिफरेंस बोलते हैं। ये वाली पाइप और सेमिनल वेसिकल आपस में क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। तो इस पाइप को जो हम नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी ट्यूब, ठीक है। इजैकुलेटरी वेसिकल भी बोलते हैं, ट्यूब भी बोलते हैं। अब ये अब नीचे की ओर आएगी, मेनली ये ऐसे नीचे की ओर आएगी, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे इसको एक और, यहाँ पे एक इसको और क्या मिलेगा, ग्लैंड मिलेगा। ये एक्चुअल में क्या होता है, सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है, क्या है, ग्लैंड। और यहाँ पे एक और मिलेगा, समझ में आ रहा है। सेमिनल वेसिकल कितने हैं, देख पा रहे होंगे, 2 हैं, है ना, यहाँ पे 2 हैं। लेकिन ये वाला जो ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोस्टेट, क्या नाम है, प्रोस्टेट, ये भी एक ग्लैंड है। ये सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा, 1। देखिए बस दिख रहा है आपको ना 2, एक्चुअल में ऐसे है, समझ में आ रहा है। ये पूरा ऐसे भरा पड़ा है, बस मैंने बीच से दिखाने के लिए हटा दिया है, ये दिखाई नहीं देगा, ऐसे साइड से एक ही है, क्लियर है। और इसके जस्ट नीचे एक और ग्लैंड मिलेगा आपको, इसको हम लोग नाम देते हैं बॉल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, बॉल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये यहाँ से आएगा और हल्का सा ये ऐसे कर्व हो जाएगा और ऐसे ये बन जाएगा, क्लियर है। और इस पूरे को हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। पहले आप डायग्राम समझ लेंगे, उसके बाद आप आगे चीज़ों को समझते जाएंगे, ठीक है। यूरेथ्रा मेनली इसके ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है, ठीक है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो क्या होगी, कवरिंग होगी, ठीक है, ऐसे पूरी की पूरी क्या होगी, कवरिंग होगी। और ये आगे से मतलब एक स्किन की कवरिंग की जाती है, और ये जो स्किन होती है आगे से इनलार्ज होती है, थोड़ी सी क्या होती है, एक्स्ट्रा होती है, एक्स्ट्रा लार्ज जैसे बोल सकता हूँ मैं, इनलार्ज है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर स्किन। जो स्किन है उस स्किन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर स्किन। समझ में आ रहा है, फर स्किन बोलते हैं, क्लियर। पहले आप इसके डायग्राम को पकड़िए, फिर आगे मैं बात करूँगा। देखिए सबसे पहले आपको सबसे नीचे क्या नजर आएगा, स्क्रोटम, ठीक है। पहले आप एक बार रैंडम बना लेंगे, मतलब ऐसे बना लेंगे सोच समझ के, फिर रैंडमली बनाएंगे, अपने आप बन जाएगा, ठीक है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि पहले आपको डायग्राम बनाने आए, ये डायग्राम बनाने नहीं आएगा तो आप एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें डायग्राम ही मैंने डायग्राम समझ में आएगा, पार्ट समझ में आ जाएंगे तो अपने आप चीज़ें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। समझना जरूरी है नाम और हर पर्टिकुलर ऑर्गन की जगह, ठीक है। अगर जगह समझ जाएंगे, पोर्शन समझ जाएंगे, प्लेस समझ जाएंगे तो अपने आप काम समझ में आ जाएगा। तो सबसे नीचे क्या है, स्क्रोटम है। स्क्रोटम के अंदर ये जो पोर्शन है इसको हम लोग टेस्टिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट बगल में देख पा रहे होंगे ऐसे ऐसे है, ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा है। इसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और ये जो पाइप यहाँ से निकली है, ये पाइप वेस्ट डिफरेंस वाली पाइप कहाँ से निकली है, यहीं से निकली है, एपिडिडाइमिस से। और ये आके कहाँ पे मिली है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर में पीछे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, यूरेटर वाली पाइप है जो किडनी से होते हुए आ रही है। और मेनली इसके जस्ट बगल में, मतलब ये जस्ट यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के पास ही क्या मिलती हैं, दो ग्लैंड मिलती हैं, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। और जब ये सेमिनल वेसिकल मिल जाती हैं, क्योंकि ये वाली पाइप आएगी इससे कनेक्ट हो जाएगी, देखना ध्यान से, ये वेस्ट डिफरेंस वाली पाइप इस वाली सेमिनल वेसिकल से, ये इससे हो जाएगी, और इसके बाद मिलके एक कॉमन पैसेज बनाएंगे। समझ में आ रहा है, जो अलग अलग चले थे अब कॉमन पैसेज बनाएंगे। कॉमन पैसेज यहाँ से निकल के आएगा, उस कॉमन पैसेज को हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। अब ये यूरेथ्रा के नाम से जाने जाएंगे, लेकिन जब ये मिलते हैं जहाँ पे, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इजैकुलेटरी ट्यूब या इजैकुलेटरी पाइप भी बोलते हैं, क्लियर है। डक्ट भी इसको बोला जाता है, तो जो भी आपको समझ में आए वो समझ सकते हैं। पाइप है तो मेनली कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। आप यहाँ पे डक्ट लिखो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है, डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये यूरेथ्रा के रूप में आ रहा है नीचे। अब देखो यूरेथ्रा का होने का मतलब क्या, कि पहले ये जो मिले हैं पहले इसको कनेक्ट करो। ये जो वेस्ट डिफरेंस है और ये जो सेमिनल वेसिकल है, जब मिल जाते हैं तो उसको इजैकुलेटरी डक्ट बोल रहे हैं हम लोग। फिर ये आता है और उधर से यूरिन भी आ रहा है, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तब ये यूरेथ्रा कहला रहा है। इसको भी कनेक्ट कर लो, अदरवाइज तुमको ये लगेगा कि ये पीछे वाली पाइप, देखो क्योंकि मेल के अंदर
मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर मेनली क्या होता है, मेल के अंदर सबसे पहले समझो, फीमेल की तो बात ही नहीं हो रही अभी। मेल के अंदर जो यूरिन का पोर्शन होता है, मतलब यूरिन और स्पर्म दोनों का जो रास्ता होता है, रास्ता जो होता है या पैसेज जो होता है, पाथ जो होता है, वो क्या होता है, सेम होता है, रास्ता सेम होता है। जिस रास्ते से यूरिन निकलता है उसी रास्ते से स्पर्म भी आता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसके जस्ट बगल में क्या है, इसके जस्ट बगल में है आपका स्किन लगा हुआ है, जिसको हम फर स्किन बोलते हैं। मेनली यहाँ पे क्या हुआ, सेमिनल वेसिकल मिल गया, उस वेस्ट डिफरेंस के साथ इजैकुलेटरी डक्ट, फिर वहाँ से पीछे से फिर कौन आ रहा है, वो जो यूरेटर वाली पाइप है वो आएगी, और ये दोनों मिल जाएंगे। मिल जाने का मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसके साथ पूरा कनेक्टेड है, मतलब दोनों एक साथ आएंगे, ये कहने का मतलब है, पैसेज दोनों का सेम है। तो यूरेथ्रा जब मैं बोलूँगा तो उसके अंदर दोनों कनेक्शन होंगे, दोनों कनेक्शन मतलब एक तो स्पर्म वाली पाइप आ रही होगी और दूसरा यूरिन वाली पाइप आ रही होगी, इस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब दोनों मिल जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों पाइपें साझा होके आ रही होंगी एक ही पैसेज से, लेकिन स्पर्म अलग पाइप में होगा, यूरिन अलग पाइप में, बस आएंगे एक साथ, तो यूरेथ्रा कहलाएंगे। अब जब नीचे आएगा तो उसको कौन मिलेगा, प्रोस्टेट मिलेगा। कौन मिलेगा, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट की संख्या कितनी होती है, एक, और फिर उसी के जस्ट नीचे क्या होता है, बल्बो, बल्ब टाइप का होता है, मतलब बल्ब शेप का होता है, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये कितना होता है, ये भी 2 होता है। प्रोस्टेट केवल 1 होता है, ये मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे होंगे, इनका काम क्या है, इनका काम है उनके जो आपका आ रहा है क्या, जो स्पर्म आ रहा है उसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना या हार्मोन रिलीज करना, मेनली ये समझ लेना, आगे हम सबका काम समझेंगे। और इसी रास्ते आएगा स्किन है, स्किन को हम लोग नाम देते हैं फर स्किन, ठीक है। कई सारे रिलीजन के अंदर आप देखेंगे तो मेनली क्या होता है कि मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है मेनली, तो वहाँ पे क्या होता है कि छोटे बच्चों को, मतलब उनका वो धार्मिक प्रोस्पेक्टा होता है, रिलीजन प्रोस्पेक्टा होता है, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, क्या नाम दिया जाता है उसको नॉर्मल भाषा में, हाँ नहीं, एक और नाम होता है उसका, चलिए याद नहीं आ रहा है मुझे। तो इस फर स्किन को एक्चुअल में काट दिया जाता है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये रिलीजियस प्रोस्पेक्टा होता है, तो ऐसा होता है, तो इस फर स्किन को ही काटा जाता है, याद रखिएगा, ओके, क्लियर है। आई होप आप इसके डायग्राम को पहले पकड़ लेंगे। तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि पहले इसके डायग्राम को आप खुद से बनाइए, ठीक है, फिर हम रैंडम डायग्राम बनाएंगे, तब चीज़ों को सीख पाएंगे। सबसे पहले आप बनाइए। चलिए, अब जितना अभी तक पढ़ा उसको रैंडम एक रफली इमेज के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमको जितना भी हमने, मतलब अभी तक हम लोगों ने देखा, इतना सोच समझ के किया, डर के किया, उसको हम निडर होके कर पाए, ठीक है। तो रफली इमेज बनाना बहुत जरूरी है, एक बार समझदारी के साथ बनाइए, फिर रफली बनाइए, ताकि आप देख पाइए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला चीज़ तो क्या आएगा हमारे पास, स्क्रोटम आएगा, ठीक है, लेवलिंग करते जाइएगा आप। स्क्रोटम आएगा, स्क्रोटम के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक तो टेस्टिस होगा, एक टेस्टिस होगा, और इसके जस्ट बगल में क्या होगा, एपिडाइमिस, है ना, एपिडिडाइमिस, क्लियर है, एपिडिडाइमिस। फिर वेस्ट डिफरेंस यहाँ से निकलेगा, आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, इसको पहले नाम दे लो और इसको भी नाम दे लो, वेस्ट डिफरेंस या वास्ट डिफरेंस, जो भी बोल लो, वास्ट डिफरेंस, ठीक है। काम करता हूँ कैपिटल में लिखता हूँ, जो भी क्लैरिफिकेशन है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वास्ट डिफरेंस, इसको हम लोग बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। और ऐसे ही सेम कहानी स्क्रोटम यहाँ भी होगा, ठीक है, स्क्रोटम यहाँ भी ऐसे ही, फिर टेस्टिस, फिर ऐसे ही एपिडिडाइमस, और यहाँ से भी क्या निकलेगा, ऐसे वास्ट डिफरेंस, ठीक है, वास्ट डिफरेंस यहाँ पे भी आएगा, ठीक। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे पहले से कौन आ रहा है, यूरेटर आ रहा है, ठीक है, तो उससे हमको लेना देना नहीं है। फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों आएंगे और ये दोनों मिलेंगे किससे, सेमिनल वेसिकल से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेमिनल वेसिकल, वेसिकल, ठीक है, सेमिनल वेसिकल यहाँ भी है, यहाँ भी है, और मिलके ये दोनों के दोनों एक कॉमन पैसेज बना देंगे, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इजैकुलेटरी, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट। फिर यहाँ से ये ऐसे आता है मेनली, ठीक है, ठीक है, यहाँ से ऐसे आता है और इस शेप में ऐसे नज़र आएगा आपको, ठीक है। मेनली यहाँ पे क्या होता है, अगर आप देख पाए तो यहाँ पे
आपको एक ग्लैंड नजर आएगा जिसका नाम क्या होगा, प्रोस्टेट, है ना, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट होगा। फिर उसके जस्ट नीचे ही क्या मिलेगा हमको, एक और ग्लैंड मिलेगा जिसका नाम है बॉल्बो यूरेथ्रल, ठीक है, यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, ये मिल गया। इसकी संख्या कितनी होती है, 2, इसकी संख्या 1, सेमिनल वेसिकल 2, ठीक है। और फिर इसके नीचे से यहाँ से स्किन होती है। अच्छा ये मैं बताया नहीं, पूरी स्किन थोड़ी ही नहीं होती है, ये इसके नीचे से होती है, ठीक है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ वाला पोर्शन है इसी को हम लोग पेनिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिस। और मेनली ये पूरी पाइप को हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है, यूरेथ्रा, क्लियर है, यूरेथ्रा। और ये जो स्किन है इसको हम लोग बोलते हैं फॉर स्किन, ठीक है, फॉर स्किन या प्रीप्यूस भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या बना दोगे, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना दोगे। आई होप समझ में आ गया होगा। मेनली ये बात याद रखिएगा कि जो टेस्टिस है इसको समझते जाइएगा, ये जो टेस्टिस है एक्चुअल में ये टेस्टिस ही निर्माण करते हैं स्पर्म का। तो स्पर्म फॉर्मेशन करता कौन है, कौन सा ऑर्गन, अगर आपसे कोई बोलते तो आप आंसर दोगे टेस्टिस, यानी स्पर्म यहाँ पे बनता है, ठीक है, स्पर्म यहाँ पे बनता है। और ये स्पर्म वैस डिफरेंस के थ्रू कहाँ से होते हुए क्या बोलते हैं, इस पाइप से होते हुए यूरेथ्रा के रास्ते या पेनिस के रास्ते क्या हो जाता है, बाहर होता है। क्लियर है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। और मैंने आपको यूरेथ्रा के अंदर बताया था कि यूरेथ्रा एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में 2 पाइपों का कॉम्बिनेशन है, मेनली यहीं से यूरिन भी आ रहा है और यहीं से स्पर्म भी आता है, ठीक है ना। अच्छा इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग एक्चुअल में बोल सकते हैं यूरेथ्रल मीटस, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, यूरेथ्रल मीटस भी बोल सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, यूरेथ्रा समझो, अदरवाइज यूरेथ्रल मीटस। क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने में आपको क्या करना है, जब आप, ये तो रफली डायग्राम था, आप देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि आपको कितनी चीज़ें पता है कितनी नहीं पता है। जब आप इसको क्या करोगे, एग्ज़ाम में बनाओगे या कहीं भी दिखाओ, मतलब बनाओगे, तो मेनली साफ साफ करिएगा और ज़्यादातर प्रयास करिएगा कि जो आपने लेबलिंग की है वो बड़ी लेबलिंग होनी चाहिए, दैट मीन्स नाम स्पष्ट होना चाहिए और ज़्यादातर एक साइड में होना चाहिए। एक साइड में करने, जैसे इधर उधर है तो हमको उसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं ना, इधर भी है इधर भी है। तो अगर आप क्या करोगे, एक साइड लिखोगे या इस साइड तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसके आगे हम देख लेते हैं यहीं से। तो मेनली अगर हम देखें तो टेस्टिस हमारा क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। अब बाकी जितने आपको दिख रहे हैं वो सब क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को और चलते हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और इसके अंदर क्या आएंगे, इसके अंदर आएगा हमारा टेस्टिस, ठीक है, इसके अंदर आएगा ये हमारा टेस्टिस। मेनली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देखेंगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ये हमारे पास 3 पोर्शन में डिवाइडेड मिलेंगे, 3 पोर्शन में डिवाइडेड मिलेंगे। सबसे पहले ये याद रखिएगा, टेस्टिस मतलब IS लग गया तो ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है। अगर मान लीजिए देखा जाए तो 2 है ना, अलग अलग को अगर मैं बोलूँगा तो टेस्टिस बोलूँगा, ये याद रखेंगे, भूलिएगा मत। टेस्टिस ES लगा है तो ये सिंगुलर फॉर्म है और अगर IS लग गया तो प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। मैंने बोला ना कि अभी हम जितना पढ़े हैं उसको हम चाहें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो हम डिवाइड करेंगे एक्सटर्नल। अब आप डायग्राम बना चुके होंगे, उस अनुसार आप चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया। अब इसमें आएगा कौन, जो बाहरी पोर्शन है, कहने का मतलब उस पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सबसे बाहरी पोर्शन है पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो दिखाई देता है, समझ पा रहे हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहरी जो दिखाई देता है पूरे में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आपको पेनिस दिखाई देगा, है ना, और सबसे पहले हम लोगों ने जो बनाया था वो है स्क्रोटम,
अगर आपको पता हो तो स्क्रोटम और पेनिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यही जो होते हैं ये दोनों एक्सटर्नल हमारे सामने नजर आते हैं, है ना। ये है तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया अगर आपसे बोले तो यही है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी ऐसे ऑर्गन जो दिखाई दे रहे हो यानी बाहर हो, सीधा मतलब ये है। इंटरनल मतलब जो अंदर हो बॉडी के, और ऐसे जो बाहर हो। जैसे हमारे बात की जाए हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर तो कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन होंगे। एक्सटर्नल ऑर्गन जैसे नोज हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है, ईयर हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है, आई हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है, दिखाई दे रहा है तो इसलिए इसको एक्सटर्नल बोल रहे हैं। जो अंदर है उसको इंटरनल ऑर्गन बोलेंगे। ऐसे ही पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है या सीधा बोलो ऑर्गन, तो वो कितने हैं हमारे पास? 2 हैं, एक तो पेनिस और दूसरा है स्क्रोटम। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर ले ग्लैंड की। तो ग्लैंड कितने मिले हमको? 3 जगहों पे मिले हैं ग्लैंड। सबसे पहला हमको सेमिनल वेसिकल मिला है, ठीक है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों को दूसरे नंबर पे मिला है प्रोस्टेट, ठीक है, प्रोस्टेट। और तीसरे नंबर पे हमको क्या मिला है? वोल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और मैं बार बार बता देता हूँ इस बात को कि ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे डक्ट मिले हैं, बहुत सारी पाइपें मिली हैं। कहने का मतलब बहुत सारी पाइप मिली है, ठीक है। ये तो ग्लैंड था। ग्लैंड यानी ग्रंथियाँ इनको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रंथ, ठीक है। तो 3 ग्रंथियाँ यूज हो रही हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया, मेनली सब समझ में आ रहा होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि आपने ज़्यादातर चीज़ें देखी हैं। अब डक्ट की बात कर लें। डक्ट मतलब जो पाइपें मिली हैं हमको। सबसे पहला तो हमारे सामने वास डिफरेंस आया था, है ना, ये आया था वास डिफरेंस। इसके अलावा अगर बात करोगे तो उसके बाद हम लोगों ने जस्ट देखा जो नीचे आया था एपिडिडाइमिस था। एपिडिडाइमिस ये भी एक प्रकार का क्या है? डक्ट है। मेनली जब क्या बोलते हैं जो टेस्टिस होते हैं वो जब बनाते हैं तो कहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे स्टोर कर रहे होते हैं? एपिडिडाइमिस के अंदर, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस एक प्रकार का डक्ट है, ठीक है, जहाँ से फिर निकल रही होती हैं चीज़ें, मतलब जहाँ से फिर वास डिफरेंस में चीज़ें जाएंगी। एपिडिडाइमिस, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो 2 तो आप लोगों ने अभी के अभी देख लिया है, ठीक है। अब बाकी के जो हैं, जैसे इसके आगे मैं जाऊं तो एक और पाइप हमको मिली है, वो है यूरेथ्रा, है ना, वो भी तो देखें हम लोग। अच्छा 3 हो गया ना, 3 नहीं 4 देख लिए। एक तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा इजैकुलेटरी डक्ट, वो भी तो एक डक्ट है, वो भी तो एक पाइप बनी। जब कॉमन दोनों मिल गए तो इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट मेनली। उसके बाद फिर हम लोगों ने देख लिया यूरेथ्रा को, तो यूरेथ्रा भी आपका इसमें आएगा, ठीक है। ये 4 अभी तक आपने देखे हैं। 2 और हैं जिनको अभी तक आप लोगों ने देखे नहीं है, जिनको आपको कहाँ देखना है? टेस्टिस के अंदर। वो कहाँ पे पाए जाएंगे? ध्यान देंगे टेस्टिस के अंदर। जब हम टेस्टिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक है वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया, ठीक है। और ऐसे ही आपको एक और डक्ट मिल जाएगा जिसका नाम है, टेस्टिस के नाम पे ही है, रेटी टेस्टिस। क्या नाम है? रेटी टेस्टिस, ठीक है। तो ये टोटल 6 आपको मिलेंगे। और ध्यान दीजिएगा इन सबको पढ़ना है, इन सबको क्या करना है? पढ़ना है। यानी इस बोर्ड पे जितना कुछ लिखा गया है ये बारी बारी आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार पुनः कह रहा हूँ मैं कि ये सोच समझ के बनाया गया है। जब एक बार सोच समझ के बना दिया गया तो उसके बाद दूसरी बार बिना सोचे समझे बनाइए। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ऑर्गन के बिहाफ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस आते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर 3 पार्ट बनाए गए। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो बाहर की ओर दिखाई देते हैं, दूसरा ग्लैंड के रूप में, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और डक्ट के रूप में, तो डक्ट के अंदर 6 हैं, ठीक है। आप इन 6 को समझ लिए होंगे। मैं एक बार सबको मिटा के फिर रैंडमली लिख दूं, है ना। टाइम लगेगा मैं जानता हूँ, थोड़ा सा बोरिंग भी है आपके लिए, ये भी मैं जानता हूँ, बट अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका
जो आगे के प्रति मतलब आगे जब आप बढ़ रहे होंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बूस्टअप रहेगा। ठीक है, तो अब जो भी बातें हैं आप खुद बताएंगे। यहाँ से मैं मिटा दिया। देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर सबसे पहले कौन आएगा? टेस्टिस। ठीक है, या टेस्टिस। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहले एक्सटर्नल मैं किसी भी पार्ट में लिख सकता हूँ, आपको उस पर काम नहीं करना है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, इसके अंदर हमारे सामने आया था स्क्रोटम एंड पेनिस। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आया था ग्लैंड हमारे पास 3 मिलेंगे। सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट और तीसरा बोल्वो यूरेथ्रल। ठीक है, बोल्वो यूरेथ्रल। फिर उसके बाद कई सारे हमारे सामने क्या आए थे? डक्ट आए थे। उन डक्ट की बात की जाए तो बहुत सारे डक्ट थे, 6 डक्ट थे हमको पता है। सबसे पहला है वास्ट डिफरेंस, फिर एपिडिडाइमस, फिर तीसरे नंबर पे आया था हमारे सामने इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे हमारे सामने क्या आया था? यूरेथ्रा आया था। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे वास्ट एफरेंसिया, और 6ठे नंबर पे हमारे सामने आया था रेटी टेस्टिस। ठीक है, ये सब कुछ हमको क्या करना है? पढ़ना है। देखिए ये आप लोगों ने फटाक से इसको नोट डाउन कर लिया। क्लियर है? तो हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, मैं एक बार चाहूँगा कि इस पूरे को आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। चलिए, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मैंने सिर्फ एक पोर्शन को रखा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कई लोगों के मन में क्वेश्चन उठा होगा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हम लोगों ने सिर्फ टेस्टिस को रखा, जबकि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हार्मोन जो रिलीज करते हैं उनको भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मानते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बट एक्चुअल में फॉर्मेट जो करता है, जो बनाता है, उसकी बात मैंने की थी। समझ में आ रहा है? ग्लैंड की बात नहीं की थी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्लैंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो ऑर्गन क्या करता है? सेक्स ऑर्गन बनाता है, उसको ही हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर रखते हैं। मेनली जो टेस्टिस जिसको आप देख पा रहे हो, एक्चुअल में 2 काम करता है। पहला काम तो ये क्या बोलते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और दूसरा काम है इसका सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करना। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन। क्लियर है? ये बात आप याद रखोगे। हम सबसे पहले टेस्टिस पढ़ रहे हैं, हेडिंग आप टेस्टिस डालिएगा तो इसका वर्क यही है। मेनली आपको काम यही मिलेगा कि टेस्टिस क्या करता है? तो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा और इसकी बात करें तो ये कैसा होता है? ठीक है, ये तो इसका वर्क हो गया। शेप की बात कर लो थोड़ा सा, शेप एंड साइज, तो मेनली ये ओवल शेप में होता है। ठीक है, ओवल शेप में होता है, शेप इसका ओवल होता है। अगर साइज की बात करोगे तो विड्थ जो होती है इसकी 2 से लेके 3 सेंटीमीटर होती है, और अगर लेंथ की बात कर लोगे तो लेंथ जो होती है इसकी कैसी होती है? तो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट बड़ा ख़तरनाक है, इसीलिए मजबूरन फ़ैन ऑन करना पड़ा, और फ़ैन के कारण थोड़ा सा आवाज़ आएगी आपको। ठीक है, फिर भी जितना हो सकता है मेरी आवाज़ आप तक अच्छे से पहुंचेगी, ध्यान दीजिएगा। तो लेंथ समझ लिए कि विड्थ क्या है, लेंथ क्या है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, शेप की कहानी ख़त्म। अब मेनली अब थोड़ा सा हम इसकी लोकेशन की बात करें तो मेनली जो लोकेशन होता है इसका, ठीक है, मतलब कहाँ होता है ये, तो एक्चुअल में ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच, या सीधा बोलो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ऐसा हटा यार, दिमाग में चढ़ भी नहीं कर रहा। एक्चुअल में ऐसे लिखो ना, एब्डोमिनल के नीचे, बिलो द एब्डोमिनल।
बिलो द एब्डोमिनल, पेट के नीचे पाया जाता है, ठीक है। मेनली पेट के नीचे पाया जाएगा। इन अ पाउच ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर एक पाउच के रूप में होता है ये। स्क्रोटम क्या है? एक पाउच है, ठीक है। पाउच बोलो या स्क्रोटम बोलो, मेनली स्क्रोटम में ये पाया जाता है या पाउच में पाया जाता है, ये बात याद रखना। कहाँ पाया जाता है? एब्डोमिनल के नीचे। अच्छा, ये एब्डोमिनल के नीचे क्यों होता है? तो मेनली समझना ध्यान से, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता कि ये जो टेस्टिस होता है वो हमेशा कहाँ हो? पेट के नीचे पाया जाता है। मेनली आप देख पा रहे हो कि सबसे नीचे, इसको पूरा मतलब पूरे शरीर के भाग से थोड़ा सा नीचे रखा गया है। इसका कारण क्या है? और ऐसा नहीं कि हमेशा था, एक्चुअल में जब तक जो टेस्टिस था 7 मंथ तक, अगर जब हम बात कर रहे हैं जेस्टेशन की बात कर रहे हैं, यानी फीटस की कंडीशन में था, जब वो मेरा ब्लास्टोसिस्ट गया यूट्रस के साथ कनेक्ट होता है तो 9 महीने बाद एक मेच्योर बच्चा देता है, समझ आ रहा है? तो लगभग 7 महीने तक ये एक्चुअल में बाकी अंगों के साथ ही रहता है, लेकिन आफ्टर 7th मंथ उसको नीचे जाना पड़ता है। बिकॉज अगर उसको क्या करना है? फॉर्म करना है स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, तो उसको वो टेम्परेचर नहीं देना चाहिए, मतलब वो टेम्परेचर नहीं चाहिए जो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जबकि स्पर्म का फॉर्मेशन मतलब मैक्सिमम जो है 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस में ही हो सकता है, समझ पा रहे हैं? इसलिए उसको कहाँ रखना पड़ा? बॉडी के नीचे, ताकि वो क्या कर पाए? टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। लेकिन 7 महीने तक जब तक था, 7 महीने के बाद से स्टार्ट होता है कि वो नीचे आता है, शिफ्ट कर जाता है नीचे। अदरवाइज 7 महीने तक वो कहाँ रहता है? 7 महीने तक या 7 महीने के पहले तक कहाँ रहता है? वो बाकी अंगों के साथ ऊपर ही रहता है, यानी पेट के अंदर ही रहता है। समझ में आया ना? आई बात समझ में? तो मेनली पेट से बाहर जाने का कारण क्या है? कि वो टेम्परेचर मेंटेन करना चाहता है, ठीक है। इन फीटस स्टेज टेस्टिस इन एब्डोमिनल, ठीक है, एब्डोमिनल, बट इन 7th month of station, testis shifted below the abdominal for maintain to temperature 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? ये बात याद रखिएगा। तो इसकी लोकेशन फीटस स्टेज में क्या होती है? एब्डोमिनल के अंदर होती है, बट आफ्टर 7 मंथ ये क्या होता है? आफ्टर 7 मंथ ये शिफ्ट हो जाता है नीचे, पेट के नीचे शिफ्ट हो जाता है, ताकि अपने टेम्परेचर को क्या कर पाए? मेंटेन कर पाए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हमारे पूरे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। पहले आप सभी लोग जाते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स का, जो लगभग अगर लेके चले तो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में आएगा। समझ में आ रहा है? तो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसमें स्पर्म क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, उसमें बन ही नहीं पाएगा। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या होता है? वो नीचे शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है? अगर हम इस क्या बोलते हैं टेस्टिस की बात करें, तो मेनली जो टेस्टिस होता है इसके ऊपर एक कवरिंग भी पाई जाती है, यानी टेस्टिस वैसे ही नहीं होता है, इसके ऊपर क्या पाई जाती है? कवरिंग भी पाई जाती है। तो इसलिए मैं इसके कवरिंग का नाम यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। कवरिंग, जो कवरिंग होती है इसकी मेनली वो एक टिश्यू की होती है, और उस टिश्यू का नाम क्या होता है? मतलब एक टिश्यू की कवरिंग होती है, जिसको कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। अदरवाइज इसको नाम दिया जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूनिया, ठीक है, एल्ब्यूगोनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूगोनिया, ठीक है। ये इसकी कवरिंग होती है किसके ऊपर? टेस्टिस के ऊपर। तो मेनली ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, सब के सब किसके बारे में बताई? टेस्टिस के बारे में। अब बात होगी इसके स्ट्रक्चर की। देखिए अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में समझा, काम क्या करता है, ठीक है, मेनली शेप क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं कि आखिर ये सेक्स का क्या बोलते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करता कैसे है, या सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन कर कैसे रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके क्रॉस सेक्शन को देखना पड़ेगा, यानी अंदर से इसको जाके समझना पड़ेगा। समझ आ रहा है?
तो टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर के थ्रू ही हम टेस्टिस के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए हमको इसका क्रॉस सेक्शन देखना पड़ेगा, और क्रॉस सेक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बिकॉज इन्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं है, समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस क्लास को यहीं पे डन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।